हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के 25 जुलाई के शिफ्ट नंबर 1 का हम लोग सारे मैथ्स के सवालों का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसा कि पता है आपको कि हम लोग सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। तो ये हमारा इसमें सीजीएल एग्जाम 2023 का शिफ्ट नंबर 29 होगा। टोटल शिफ्ट आपका 39 है, तो पूरा हम लोग खत्म करने वाले हैं इस सीरीज में। तो आइए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये रहा रीजनिंग, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मैथ्स की तरफ। ठीक है, आते हैं। आपका पहला सवाल आ गया है आपके सामने। तो आप देखेंगे दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये एक बार ग्राफ का सवाल दे रखा है। पहला सवाल यही है, 1977 में, जो कि यहाँ पे दे रखा है, आयात जो है ना, 1976 में आयात की तुलना में कितना परसेंट, सॉरी कितना, लगभग गुना कितना है। तो आप बताओ, ये है 2700 और ये है 3600। यानी आप अगर देखोगे तो 3:4, तो कितना गुना है? तो आप बोलेंगे 1.33 टाइम्स। ऑलमोस्ट कितना है? 1.33 टाइम्स। तो एक आसान सवाल से हम लोगों ने इस शिफ्ट की शुरुआत करी है। तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 क्या बोलता है कि एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? तो आप देखो जरा, अगर मैं एक सर्कल ऐसे बनाऊं और एक सर्कल को मैं ऐसे ड्रॉ करूं, तो आप देखना दो चीजें होती है। एक बार ये ऊपर से स्पर्श रेखा जाता है, ठीक है, और एक और स्पर्श रेखा होता है अगर मैं इस तरह से ड्रॉ करूं, जो बीचों बीच ऐसे काटता हुआ निकल जाए। ठीक है, तो ये जो स्पर्श रेखा होता है ना, ये वाला जो फर्स्ट में ड्रॉ किया पहली बार, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, ठीक है, अनुस्पर्श रेखा इसको बोलते हैं, अनुस्पर्श स्पर्श रेखा। ठीक है, लेकिन ये जो होता है इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा, ट्रांसवर्स टेंजेंट। ठीक है, कॉमन ट्रांसवर्स टेंजेंट जो भी होता है। तो आप देखो जरा, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है केंद्रों के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अगर ये आपको निकालना पड़े ये वाला, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर 1 जो दे रखा है, ये उसका फॉर्मूला होता है। आई होप कि आपको फॉर्मूला पहले से याद होगा। अगर याद नहीं तो आप याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि कुल टॉफियों में से 1/10 खराब हो जाती है। 1/10 का मतलब होता है 10%। मान लिया अगर आपके पास 100% टॉफी है, तो 10% आपका वेस्ट हो चुका है। बोल सकते हैं 10% क्या हो गया? वेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, शेष का 35%, यानी बचा हुआ कितना है? 90%। तो 90 का 35 निकालेंगे तो आप देखेंगे 31.5%। और ये जो है एस को मिलता है, ये टॉफी एस को मिलता है। कुल टॉफियों का 1/10, कुल की बात कर रहे हैं ना कि शेष का। यानी कुल कितना था? 100%, यानी 100 का 1/8 निकालेंगे तो 12.5% किसको मिलता है? ये एन को मिलता है। ठीक है, ये भी ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि एन को मिलने वाली टॉफियां खराब टॉफियों से 10 अधिक है। ठीक है भाई, आपने देखा खराब टॉफी है 10 और ये है 12.5, मतलब मैं कह सकता हूँ कि 2.5% की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 10, क्योंकि सवाल नहीं बोला है कि 10 ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूँ अगर 2.5% की वैल्यू 10 है, तो इसको अगर मैं 20 से गुणा करूँ, 20 से नहीं 40 से गुणा करूँ, या फिर एक काम कर लेते हैं ना, 40 से क्यों गुणा करना है, सीधे हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलेंगे या फिर आपको निकालना क्या, पहले वो चेक कर लो। निकालना क्या है आपको? आपको निकालना है कि एस को दी गई टॉफियां ज्ञात करें। एस को टॉफी कितनी दी जाती है वो निकालना है। तो एस को मिलता है 31.5%। तो अगर एक की वैल्यू 4 है, तो 31.5% की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? 31.5 इंटू 4, ये कितनी वैल्यू आएगी? 126। और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इस सवाल का बेहतरीन आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। 4 नंबर क्या बोलता है कि निश्चित राशि पर 6 वर्ष के लिए 12.5% दर से एस आई मूलधन से 13,500 रुपया कम है। ठीक है, तो आपको एस आई ज्ञात करना है। बढ़िया है। आपने क्या बोला? एक निश्चित राशि, हमने उस राशि को मान लिया पी। ठीक है, तो इसका जो रेट है वो आप बोलेंगे 2.5%, सॉरी 12.5%। तो उसको लिखते हैं 25/2। फिर टाइम है आपका 6/100। तो आपने क्या बोला सवाल में? सवाल में ये बोला गया है कि जो इसका इंटरेस्ट है वो इसके मूलधन से 13,500 रुपया कम है।
मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ P माइनस 13,500। क्लियर है? ठीक है। अब जरा बताओ, ये 25 से हम 4 बार में काट सकते हैं ना, ये 2 से 3 बार में कट जाएगा, मतलब मैं बोलूंगा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3P/4। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर बन जाएगा 4P, उधर से आएगा 3P इधर, तो कितना बन जाएगा, P की वैल्यू आने वाली है, बताओ कितना आने वाला है, 4 गुणा 13,500। ठीक है, यानी P की वैल्यू आ चुकी है 1352 और 2000 और, यानी कि 54,000 क्या है, P की वैल्यू है। लेकिन आपसे पूछ रहे बताओ SI की वैल्यू क्या है, तो SI के लिए क्या करेंगे, इसमें से हम 13,500 कम कर देंगे, यानी SI अब चेक कर लो, P यानी कि 54,000 माइनस 13,500, तो आप देखेंगे कि 40,500 रुपया इसका क्या होता है, SI, और ये इसका ब्याज है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 के पास चलते हैं। तो आपने देखा एक चोर जो है ना 400 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखकर 16 किलोमीटर की चाल से भागने लगा। ठीक है, यहाँ पे चोर है और यहाँ पे तुम्हारा पुलिस है, इस तरह के सवाल हर शिफ्ट में आए हैं। तो आप देखो, अगर ये 400 मीटर यहाँ का डिस्टेंस है, तो आपसे बोला कि चोर भागने लग जाता है कितने के स्पीड से, 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पुलिसकर्मी तुरंत जो है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लेता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़े जाने से पहले चोर की द्वारा तय की गई दूरी की गणना करें। मतलब जब ये पकड़ता है चोर को, तो कहीं ना कहीं चोर तो भाग चुका होगा ना, यहाँ इन दोनों की मीटिंग हुई होगी। ठीक है, तो आप बताओ ये डिस्टेंस कितना है, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, बढ़िया सवाल। लेकिन ये सवाल पहले भी आ चुका है, तो आप देखिए जरा, अगर मैं टाइम टू कैच निकालूं कि इन दोनों को पकड़ने में कितना वक्त लगेगा पुलिस को चोर को, तो आप देखिए अगर डिस्टेंस है 400 मीटर, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड निकालिए, तो आप बोलेंगे 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 5/18 से गुणा करना पड़ेगा ना, 5/18 से गुणा करेंगे तब तो मीटर पर सेकंड में आएगा। आई बात समझ? तो अब मैं कहूंगा, अब मैं क्या बोलूंगा कि 5 गुणा 10 से ही एक जीरो खत्म हो गया, मतलब टाइम टू कैच मुझे मिल चुका है 40 गुणा 18 सेकेंड। मतलब चोर जो है इतने सेकंड में पकड़ा जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि चोर का जो डिस्टेंस है इतने सेकंड में कितना तय करेगा, आप मुझे बताओ। तो 16 की स्पीड से गुणा करा दो 5/18 से, और टाइम कितना हो रखा है, 40 × 18। अब काट पीट लो, वही तुम्हारे सवाल का आंसर है। 18 से 18 खत्म, 18 से 18 खत्म, अगर आप देखेंगे तो 16×25 80, और 80 × 40 यानी कि 3200 मीटर चोर भाग चुका होगा पकड़े जाने से पहले। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3200 मीटर। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल पे चलते हैं। 4 पुरुष और 6 महिलाएं काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो हम दिखाते हैं 4 पुरुष यानी कि 4M प्लस 6 फीमेल एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। तो आपसे पूछता है 25 महिलाएं, ये 25 लिखा हुआ है, थोड़ा ओवरलैप हो गया, कितने दिनों में कर पाएंगी। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, अगर मैं काटूं इसको तो ये देखो, ये 4 से कटेगा और ये वाला 5 से कट जाएगा। तो 4 × 4 16 और 3×5 = 15, यानी कि यहाँ बचेगा M। इधर देखो 24 और इधर है आपका 30, यानी मैं कह सकता हूँ 6F, यानी M और F का जो रेशियो है वो 6:1 है। ये निकालना था आपको, ये कुछ और नहीं बल्कि इफिशियंसी का रेशियो है। अगर 25 महिलाएं की बात करूं, तो क्यों ना किसी एक को हम इक्वेट कर लेते हैं, इसको लेके चलते हैं। 4 × 6 24 और 6 यानी कि 30, 30 × 8 इज इक्वल टू 25 महिला यानी 25 × 1 इंटू आपको निकालना है टाइम। क्या गुणा कर ले, गुणा कर ले, बिल्कुल। 5×5 = 25, 5×6 = 30, यानी 6×8 = 48, यानी ये 25 महिलाएं नहीं लिखा बल्कि 15 महिलाएं लिखा है। हाँ, ये सॉरी, मुझे माफ करिएगा, ये 25 नहीं है बल्कि ये 15 लिखा हुआ है। ठीक है, आप देखेंगे, मुझे देखने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया। ठीक है, अगर ये 15 है तब तो कट पाएगा 3 से, इसलिए मुझे पता लगा। ठीक है, आपने देखा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 15 × 1 है, और अगर आप काटेंगे इसको तो 3 बार में कटेगा, और 3 से 2 बार में, यानी टी की वैल्यू कितनी आ गई, 16 डेज। 16 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, ये काम पूरा हो जाएगा। तो ये आसान सवाल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोलता है कि इसका उपयोग करके आपको cosec 75 का फॉर्मूला, जो भी ये फॉर्मूला वैल्यू निकालना है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप इसका फॉर्मूला का यूज़ करके ही निकालें, आप सिंपलेस्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। आपको पता है कि जो cosec 75 होता है 1/sin 75 के बराबर होता है, और sin 75 को हम लिख सकते हैं 45 + 30 करके आप लिख सकते हैं।
तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसने बोला है तो चलो कर लेते हैं जरा। अगर हम कॉसेक अल्फा प्लस बीटा मानेंगे तो आप मान लो 45 प्लस 30, तक क्यों ना वैल्यू को रख देते हैं। तो आप बताओ सेक अल्फा कितना हो जाएगा, सेक अल्फा हो चाहे कॉसेक अल्फा हो, अल्फा जहाँ पे दिखेगा वहां रख देना 1, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो 1 ही होती है ना। सॉरी सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझसे √2 होता है, √2 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √2, और सेक बीटा यानी सेक 30 कितना हो जाएगा बताओ। तो कॉस 30 का अपोजिट, तो √3/2 यानी कि 2/√3 बोल सकते हैं, 2/√3। क्या मैं सही कर रहा हूँ? अच्छा, फिर मल्टीप्लीकेशन आप देखोगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में प्लस है। आई डोंट नो ये सही है कि गलत है, मुझे नहीं पता। देखते हैं, आगे करते हैं। कॉसेक अल्फा फिर से आपका √2 हो गया, और कॉसेक बीटा आपका 1/2 का अपोजिट यानी कि 2 हो गया, क्योंकि साइन 30 अगर 2 होता है, 1/2 होता है तो उसका अपोजिट लिख देंगे यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे देखो, आप नीचे आ जाओ, सेक अल्फा फिर से कितना हो जाएगा, √2। अच्छा, इंटू कॉसेक बीटा आपका कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। बीच में यहाँ प्लस है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला प्लस होना चाहिए, बट देखते हैं आगे। कॉसेक अल्फा इंटू सेक बीटा, तो कॉसेक अल्फा कितना हो जाएगा, √2, और सेक बीटा यानी कि सेक बीटा की वैल्यू 2/√3, ठीक है। तो आओ जरा देख लेते हैं। अगर तुम यहाँ पे देखोगे, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा यार। मल्टीप्लाई होना चाहिए क्या, मल्टीप्लाई होना चाहिएगा, मल्टीप्लाई तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़े वक्त के लिए इसको हम प्लस मान के चलते हैं। तो आप बताओ, 2√2 अगर तुम कॉमन निकालोगे यहाँ से, नहीं होगा तो बाद में गुणा करा देंगे। 2√2 कॉमन निकाला हमने, तो ये बन जाएगा 1/√3 प्लस 1। नीचे आ जाओ, फिर यहाँ से आप 2√2 अगर कॉमन निकालोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस √3, सॉरी 1 प्लस 1/√3, 1 प्लस 1/√3, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर ऐसे करोगे तो ये वाला इससे कट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, मतलब वैल्यू इक्वल आ जाएगा, 1 वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा ये मानना था कि बीच में प्लस है, वो प्लस नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं ये गुणा ही है। ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो ठीक है, गुणा करा देते हैं। आप जरा देखो, तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 8, 8/√3। नीचे आ जाओ, तो नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको पाएंगे 2√2 अगर कॉमन आ गया तो 1 प्लस 1/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो जरा 8/√3, नीचे आ जाएगा 2√2, और ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3। क्लियर है? अच्छा, क्या हम √3 से √3 काट दें? बिल्कुल काट दीजिए। 2 से हम 4 बार में काट दें, यानी मैं कह सकता हूँ 4/√2 इंटू √3 प्लस 1, 4 इंटू, हाँ। तो ये तो आंसर आपको नहीं दे रखा है, तो कैसे करेंगे? √6 और माइनस √2 दे रखा है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपका 4/√6 प्लस √2, ये आपको दिख रहा है। अगर आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो क्यों ना इसको रेशनलाइज कर दिया जाए। तो अगर आप रेशनलाइज करेंगे तो √6 माइनस √2, और नीचे हो जाएगा √6 माइनस √2, होगा ना? बढ़िया सवाल देखने के सामने आ चुका है। आगे यहाँ पे आते हैं, आप देखेंगे तो 4 टाइम्स √6 माइनस √2, और ये a प्लस बी या माइनस बी कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4 के बराबर, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि √6 माइनस √2 इज द रिक्वायर्ड आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द रिक्वायर्ड करेक्ट आंसर। मुझे लगा ये बीच में प्लस होगा, लेकिन ये बीच में प्लस नहीं बल्कि गुणा ही होगा। प्लस किया तो आपने देखा कि 1 वैल्यू आ रहा था, जो कि ऑप्शन में था ही नहीं, तो मेरा मानना गलत था, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा वैल्यू कैसे पुटिंग करते हैं। आप देखो जरा, नंबर 8 क्या बोलता है कि राजू और रजत एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने 5 दिन में का समय लेते हैं। यदि राजू जो है अकेला इस कार्य को 7 दिन में कर सकता है, तो रजत उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, आप देखो, राजू प्लस रजत की बात करता है, दोनों मिलकर 5 दिन लगाते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ मैं राजू की बात करूं तो आप पाएंगे कि ये 7 दिन लगाता है।
तो आपको रजत के बारे में पूछ रहा है, कितना दिन लगाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 35। 35 के अकॉर्डिंग अगर मैं एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करूं तो आप बोलेंगे 7:5। अगर दोनों की वैल्यू 7 है और सिर्फ अकेला 5 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि रजत का 2 रहा होगा। अगर रजत का 2 इफिशियंसी है तो टाइम कितना लगेगा, 35/2 यानी कि 17.5 दिन में रजत उस काम को पूरा कर पाएगा। आसान सवाल था, आगे बढ़ते हैं। 50,000 के बिल पर लागू 40% की एकल छूट और 36 और 4% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो आसान सवाल हो गया। तो एक तरफ है 40%, इस तरफ कितना हो जाएगा, तो आप बताओ 36 और 4 40 माइनस 4 का 36% या 36 का 4%, बात तो सेम है। यानी 0.36 1% हुआ, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1.44% को हमको यहाँ माइनस करना पड़ेगा। या माइनस करो चाहे ना करो, यही तो डिफरेंस हुआ, तो यही है ना, डिफरेंस हुआ तो यही है। तो आपसे पूछा कि 50,000 का डिफरेंस जो बीच का अंतर है वो निकाल दीजिए। तो आप देखो 50,000 गुणा 1.44% का मतलब होता है नीचे 100, इसको हटाएंगे तो फिर से लगा लो 100। तो अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि 4 शून्य से 4 शून्य खत्म, और 144 इंटू 5 का मतलब होता है 720। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के पास चलते हैं। फिर से आ गया बार ग्राफ, आप देखेंगे दोनों वर्षों में, 2 वर्ष की कहानी है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 18 और 19 लिखा हुआ है। दोनों वर्षों में छठी शाखा कौन सा है, ये वाला 1 2 3 4 5 है, ये छठी शाखा की कुल बिक्री दोनों वर्षों में तीसरी शाखा की कुल बिक्री का कितना प्रतिशत है। अरे भाई साहब, ठीक है, तो नजदीक से देखना पड़ेगा। ये देखो अब 70 है और ऊपर वाला 80 है, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ समेसन कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, अगर मैं तीसरी शाखा की बात करूँ तो यहाँ पे ये तुम्हारा कितना है, 95 है क्या, हाँ ये तुम्हारा 95 है और ये तुम्हारा 105 है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका कितना है, 200 है। तो सवाल पूछा आपसे का कितना प्रतिशत है, आपको दिख रहा है कि 75% है। 75%, अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा पीछे होगा। ठीक है, ये 95 के पास है, अच्छा मुझसे मिस्टेक हो गई, ये 105 नहीं बल्कि 110 के पास है। आप देखिए यहाँ पे ये वाला लाइन यहाँ पे आ रहा है ना, ये 110 के पास है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये 200 नहीं बल्कि 205 था। तो अब आप निकाल लीजिए 150 205 का कितना प्रतिशत है, गुणा भाग कर लीजिए और सवाल का आंसर पाइए। तो आप पाएंगे कि 5 से काटने पे ये आ जाएगा 5 4 और ये 1, 5 से आ जाएगा 3 और 0, मतलब 3000/41। आप सिंपल तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर मान लीजिए 200 था, अगर ये 200 था तो कितना आ रहा था, 75% आ रहा था। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ी वैल्यू से अगर हम डिवाइड करें तो 75 से थोड़ा सा वैल्यू कम आएगा, यानी 73 के आसपास जो भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, 75 से थोड़ा सा कम, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो या तो आप इसको डिवाइड कर लो या तो आप इस तरीके से भी सोच के इसका आंसर निकाल सकते हो। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, अगर इस तरह की वैल्यू दे रखी है तो आपको निकालना है इसका वैल्यू। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बात है। तो अगर हम निकालेंगे इसका वैल्यू तो आप बताओ y प्लस 1/y कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 4 20 का अंडर रूट। ठीक है, y का स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर कितना होगा, आप बताओ। तो आप बोलेंगे स्क्वायर करके 2 कम कर दो यानी कि 18। हम यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे, या हम यहाँ से भी डायरेक्ट यहाँ आ सकते थे, स्क्वायर करके 2 जोड़ देते तो मेरा काम हो जाता। ठीक है, खैर अब जो हो गया सो हो गया। अब यहाँ से मुझे वापस y की 6 के पास जाना है, तो y6 प्लस 1/y6 इज इक्वल टू इसका आप क्यूब करो और -3 टाइम्स इसी को माइनस कर दो। 18 मैंने कॉमन लिया तो 324 माइनस 3 यानी कि 321। अगर आप देखेंगे तो 1 इंटू 8, आखिरी डिजिट तो 8 ही आने वाली है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही आखिरी डिजिट का 8 ऑप्शन दे रखा है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्टली कैसे गुणा करें, अगर ये 20 होता तो मैं बोलता कि 321 गुना 2 यानी कि 642, ये जीरो इतना होता। लेकिन हमको क्या करना है, 342 को कम कर देना है, 2 बार कम कर दीजिए, यानी अगर 600 कम किया तो 5820 हो जाएगा। ठीक है, 42 अंक और कम करो, 20 कम किया 22 कम कर दो, मतलब 5778। इस सवाल का आंसर है 5778।
तो थिंकिंग लेवल आपका जैसा भी है, जिस तरीके से आप गुना भाग जोड़ घटाव करते हैं, फास्टली कर लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। एक प्रश्न में जो भाजक है वो भागफल का 13 गुना है, ठीक है, और शेषफल का 6 गुना है। 6 लिखा हुआ है ना, 6 है कि 16 है मुझे नहीं पता। शेषफल अगर 19 है, ठीक है, सॉरी 39 है, अगर ये 39 है भाई, तो आपने क्या बोला कि एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 13 गुना, भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना। अच्छा, इसका आप 6 गुना करो, 39 गुना 6 हो गया। अच्छा, और भागफल का ये 13 गुना है, मतलब ये वाला वैल्यू जो है वो भागफल का 13 गुना है, मतलब 13 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 3 गुना 6 इसका भागफल हो जाएगा। तो अगर आपको ये निकालना है तो ठीक है, भाज्य कैसे निकालते हैं बताओ, भाज्य कैसे निकालते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, यानी 6 3 18 गुना 39 गुना 6, और प्लस शेषफल को आप जोड़ दो, ठीक है। तो 8 9 72, 2 2 छक 12, अंतिम डिजिट 2, और 2 प्लस 9 यानी कि अंतिम डिजिट कितना आ गया 1। अंतिम डिजिट 1 आने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 इज द ओनली रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपने ये सब कुछ सही तरीके से किया है तो ऑप्शन नंबर 3 ही आने वाला है, बाकी आप गुना भाग करके निकालोगे तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जो कि आपको निकालने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसमें अब पता नहीं थोड़ा सा ओवरलैप हो गया है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ मोबाइल में क्या कह रहा है ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। 25 जुलाई है ना ये, ओके, 25 जुलाई का शिफ्ट नंबर 1, वेयर इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। एक दुकानदार है जो कि 3600 में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदता है। उसमें उनमें से 1/5 भाग, ये लिखा हुआ है कितना, आप देखेंगे ये लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है 1/5 भाग को 10% की हानि पर, और शेष ये लिखा हुआ है 1/4, ठीक है, ये 1/4 है। सेबों को 5% की हानि पर, ये आप देखेंगे 5% की हानि है, और शेष के 2/3, ठीक है, ये शेष का 2/3 है, आप देखेंगे उसके भाग को 15% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो ये मेरे हिसाब से एक औसत का सवाल है, एवरेज का सवाल है। तो आइए जरा देखते हैं कैसे फास्टली कर पाएंगे। तो आप जरा देखो, अगर 3600 में निश्चित सेब खरीदता है, निश्चित संख्या में सेब खरीदता है, मुझे उसके कोई मतलब नहीं है। एवरेज निकालने के लिए इसमें 3600 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। तो आप देखिए जरा, अगर मैं मान के चलो कि 100% इसने सेब खरीदा है, अगर इसने 100% सेब खरीदा है, तो उसमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, मतलब 1/5 का मतलब 20% हिस्सा, और 20% हिस्से का मतलब है कि 10% की हानि पर, यानी कि -10। ये हम लिख के चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, शेष का 1/4 मतलब 20% कम हो गया, तो 80 का 1/4 यानी कि 20%, और 20% को आपने बोला है कि 5% की हानि पर, केवल हानि का व्यापार करता है क्या ये। आगे देखते हैं, और शेष का 2/3, शेष का 2/3 मतलब 60 का 2/3 यानी कि 40% की जो बात कर रहा है, वो आपने 15% के लाभ पर, पहली बार लाभ की बात कर रहा है मतलब प्लस। कुल मिलाकर 27% का लाभ अर्जित करने के लिए आप बोलेंगे टोटल, अगर 100% की बात करें, 100% पे उसको 27% का लाभ चाहिए, तो बाकी बचा हुआ सेव यानी कि 40% और 40 80% हो गया, तो मतलब बाकी बचे हुए सेव को कितना परसेंट लाभ या हानि पर उसको सेल करना चाहिए, आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा, किस कीमत पर सेल करना चाहिए, ठीक है, ये भी ठीक है, देखता हूँ, ये भी ठीक है, देखता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे 3600 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। सो आइए जरा सॉल्व कर लेते हैं। आपसे अगर बोला जाए कि एवरेज निकालना है, तो क्यों नहीं इसको हम काट लेते हैं, ये बन जाएगा 5, ये 1, ये 1, ये 2, और ये 1, 1 2 1 1, ठीक है। तो 27 बचे कितना होता है 135। यहाँ पे देखेंगे -10 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे +30 आएगा, और यहाँ पे अगर इसको हम प्लस लेके चलते हैं तो बाद में आ जाएगा माइनस, तो ले लेंगे। तो प्लस कितना हो जाएगा x, प्लस कितना हो जाएगा x। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम 30 को भेजेंगे उधर तो घट जाएगा, यानी 105 हो जाएगा। 105 में अगर 15 जोड़ेंगे यानी x की वैल्यू आ जाएगी 120। x की वैल्यू कितनी आ गई
120, क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या? 27 बचे 105, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 15 गुणा 2 30। ठीक है, यानी 105 और 15 जोड़ेंगे तो 120, यानी x की वैल्यू आ गई 120%। यानी आपसे कह रहा है कि जो बचा हुआ सेव है 20%, उसको आपने 120% के लाभ पर सेल करना है। तो सवाल क्या पूछा कि उसने शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आप बताओ, अगर मैं कहूं कि 3600 रुपया 100% सेब का कीमत है, तो आप 1/5 यानी कि 20% सेब का कीमत आपने निकाल दिया। इसका आपको 120% लाभ कमाना है, मतलब मैं कह सकता हूँ इसको बेचना है 220/100। आई थिंक आई एम राइट। ठीक है, सो आप देखेंगे 0 से 0 2 बार में कट जाएगा, और ये 5 से अगर आप काटोगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, यानी 36 इंटू 44 इज द रिक्वायर्ड आंसर आई थिंक। तो 36 गुणा 4 यानी कि 144, कैरी हो जाएगा 14, 144 फिर से, और 14 यानी 158। इतना रुपया क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ रिक्वायर्ड 20%, जो भी सेब उसका बच जाता है उसका आंसर कितना हो जाएगा 1584 रुपया। तो मेरे हिसाब से ये एक बढ़िया सवाल है, आप इसको हाँ मार्क कर सकते हैं दोबारा ट्राई करने के लिए। ठीक है, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, फिर से चोर पुलिस का आगे कहानी। कोई बात नहीं, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, फिर से वही हम बना देंगे। एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है, चोर इधर, पुलिसकर्मी इधर। अच्छा ये देखो पहले से, अच्छा फिर से देखना पड़ेगा मुझे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। पता नहीं ओवरलैप क्यों हो जाता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ना हो। वो पहले से ही 600 मीटर आगे था, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त कि ये क्या लिखा हुआ है कि 600 मीटर पहले से आगे था, मतलब मैं कह सकता हूँ कि चोर और पुलिस के बीच में स्टार्टिंग में 600 मीटर का गैप है। यदि पुलिसकर्मी जो है 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़े और वो चोर जो है 8 किलोमीटर की चाल से दौड़े, चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, दैट इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको, तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा आपसे पूछ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं फिर से वही सवाल है इसके पहले जो आया था कि कहीं ना कहीं जाकर के इधर मैच होगा, दोनों की मुलाकात होगी, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा चोर पकड़े जाने से पहले, वही बात हुआ ना। ठीक है, अब वो दूरी यहाँ से कह रहा है कि यहाँ से कह रहा है, वो क्वेश्चन के आने के बाद पता चल जाएगा। आप देखो जरा, मुझे लगता है कि ये दूरी ही पूछ रहा है आपसे, ये वाला, ये जो यहाँ से यहाँ तक दूरी है वही पूछ रहा है मुझे मेरे हिसाब से। तो आओ जरा निकाल लेते हैं टाइम टू कैच। तो टाइम टू कैच कितना हो जाएगा बताओ, 600 मीटर बटा 9 और 8 का डिस्टेंस 1 और 5/18, बोल सकते हैं इतना सेकंड हो गया। अगर इतना सेकंड हो गया तो क्यों ना डायरेक्टली हम आंसर ही निकालते हैं, या फिर कर दिया तो कर देते हैं। आओ जरा डिस्टेंस निकालते हैं चोर का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए चोर का स्पीड इंटू 5/18, ठीक है, और इंटू जो टाइम ये वाला आया था 600 इंटू 18/5। गुना नहीं करने से फायदा ये हुआ कि ये वाला पूरे से कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ कि 8×6 = 4800 मीटर। अच्छा इसका मतलब ये है कि 4.8 किलोमीटर किसी ऑप्शन में तो है नहीं, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो है 4800 मीटर का मतलब होता है 4.8 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और 600 मीटर और यानी कि 0.6 किलोमीटर, यानी हम बोल सकते हैं दोनों का सम कितना हो जाएगा 5.4 किलोमीटर। यानी जो दूरी पूछ रहा है वो चोर की दूरी ना पूछ करके पूछा जाए कि पुलिस से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो आप बोलेंगे 5.4 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के चोर जाके पकड़ा जाएगा। ठीक है, बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। tan अल्फा अगर 6 है तो sec अल्फा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई कर दो ना, 1 + tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा। यानी मैं कह सकता हूँ कि sec अल्फा की वैल्यू 1 + 36, मतलब 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 37। आसान सवाल नहीं पूछना था सीजीएल में। आगे बढ़ते हैं, नंबर 16, इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा फिर से ये वैल्यू आ चुका है। ओके, अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ, ये कितना हो पाएगा, तो आप बोलेंगे x, अगर हमने डिवाइड किया x से तो कितना हो जाएगा, x + 1/x इज इक्वल टू 15। x + 1/x इज इक्वल टू 15 आपकी वैल्यू आ चुकी है।
और आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको डिवाइड करें तो काम हो पाएगा आपका? नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे यहाँ 6 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो फिर कैसे कर पाएँ आप मुझे बताओ, कैसे करें हम? यहाँ पे एक वैल्यू दिख रहा है 223, तो मुझे लगता है कि यही आपका क्लू है जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले से इस सवाल को बनाया नहीं। तो आओ ज़रा देखते हैं। अगर मैं अच्छा हाँ, कुछ तो दिख रहा है आपको। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसका स्क्वायर करके 2 कम कर 223। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इसकी वैल्यू को यहाँ रखने पे कुछ तो क्लू मिल जाएगा। एक्स की पावर 4 माइनस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6। ऐसा हो सकता है? थोड़ी देर की मैं सोचता हूँ ज़रा। तो आप मुझे बताओ। ओहो! ओके, फिर तो आसान सवाल हो गया ये। तो आप देखेंगे, ये मल्टीप्लाई करो एक्स की पावर 4, ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स की पावर 4 और माइनस ये इससे कट जाएगा यानी कि 1 और प्लस 6। बढ़िया, बढ़िया। एक्स की पावर 4 4 खत्म हो गया, 6 में से 1 कम करो यानी कि 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो सवाल को देख के अगर आप डरेंगे नहीं तो आपको कुछ कुछ ना कुछ क्लू तो मिल ही जाता है एग्जाम हॉल में। अगर आपका दिमाग शांत है, अगर आपको पता है कि आपने जो पढ़ाई कर रखा है उससे बनने वाला है सवाल है, तो कुछ ना कुछ जो है आपको दिख ही जाएगा। और ये ऑफ कोर्स एक ट्रेडिशनल सा सवाल होता है, एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो कहीं ना कहीं दिमाग में घूमता रहता है कि अच्छा इसने क्या पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछ सकता है, क्यों पूछ सकता है। तो उसका यूज करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं और फटाफट हमने सॉल्व कर दिया। बढ़िया सवाल था। आप देखेंगे पुरुष के एक समूह में 13 दिनों में, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे लिखा हुआ है 13 और ठीक है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है प्रत्येक दिन के 9 पुरुष। हाँ ठीक है, आपसे बोल रहा है कि एक पुरुषों का एक समूह है जो 13 दिनों के अंदर क्या करता है, कार्य करने का फैसला करता है, लेकिन प्रत्येक दिन क्या होता है कि 9 पुरुष कार्य छोड़ते जाते हैं। तो परिणामतः वह कार्य 16 दिन के अंदर पूरा हो जाता है। तो पड़म में कितने पुरुष थे आपसे वो पूछ रहा है। ठीक है, तो आप बताओ पुरुषों का एक समूह है। मान लिया हमने वो समूह का संख्या कितना है, एक्स। मान लिया हमने, मुझे नहीं पता ना, तो एक्स गुना 13, ये तो टोटल क्या हो जाएगा काम। तो आपसे पूछा कि प्रत्येक दिन 9 पुरुष छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 16 दिन के अंदर काम पूरा हो जाता है। बढ़िया। तो पहला दिन जो काम करते हैं वो एक्स पीपल काम करते हैं एक दिन के लिए, तो इंटू 1 लिख सकते हो या फिर ना भी लिखो तो भी काम चलेगा क्योंकि एक दिन की कहानी है। अगला दिन क्या होता है कि एक्स माइनस 9। तीसरा दिन क्या होता है कि एक्स माइनस 18। नौ लोग कम हो रहे हैं। फिर हम बोल सकते हैं कि एक्स माइनस 27। और ठीक ऐसे करते 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 आपको 16 दिन तक जाना है। तो 16वां दिन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस कितना। तो आप जरा देखो एक मिनट, यहाँ पे अगर जब दूसरे की बात कर रहा हूँ तो 9 कम हो रहा है, मतलब 9 इंटू 1। जब थर्ड सेगमेंट की बात करूंगा तो 9 इंटू 2। ये 9 इंटू 3 कम हुआ फोर्थ वाले में। तो मैं 16 की बात करूंगा तो 9 इंटू 15 यानी 15 9 135 यहाँ मुझे कम करना पड़ेगा। आई थिंक आई एम राइट। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? बढ़िया सवाल है। ठीक है, बढ़िया सवाल है ये। तो आप जरा देखोगे ये बन जाएगा 13 इंटू एक्स। और ये एक्स कितनी बार आया है, तो 16 बार एक्स आया है, मतलब 16 इंटू एक्स। ठीक है, अब हम माइनस कॉमन निकालने वाले हैं सब में से। तो 9 18 आपका जुड़ जाएगा, 9 प्लस 18 प्लस 27 प्लस डॉट 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 प्लस 135। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो बनेगा -3 एक्स इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं 9 कॉमन निकाल लूं, मुझे पहले निकालना चाहिए था, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के 15 तक। अच्छा, ये तो आ गया, हाँ प्राकृत संख्याओं का योग निकल गया फिर तो -3 से कट जाएगा 3 बार में -9, यानी कि x की वैल्यू आने ही वाली है 3 इंटू n प्लस 1 बाई 2, यानी कि 15 गुणा 16/2 हो गया ना। 2 से 8 बार में 15 8 120 गुना 3 यानी कि 360। स्टार्टिंग में 360 पीपल जो है वो कार्य करने के लिए बुलाए गए थे। तो ये एक बढ़िया सवाल है, मुझे लगता है एक बढ़िया सवाल आपको देखने को मिला है इस शिफ्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि कॉट ए की वैल्यू और कॉट बी की वैल्यू, अगर कॉट ए अगर 1 है तो मैं कह सकता हूँ कि ए की वैल्यू 45 है। साइन बी अगर 1/√2 है तो बी की वैल्यू भी कितनी है,
45 है, यानी साइन दोनों का सम करो 1, माइनस दोनों का सम करो कितना होता है 0, यानी कि 1 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। धातु की एक घन है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, 2 है कि 12 है, 1 मिनट। 19 नंबर सवाल, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, आप उसको देख सकते हैं। घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए गए हैं। तो इन घनों में से 2 की भुजा आपको दे रखी है, एक का है कितना 6 cm और एक दूसरे का है 8 cm। एक का है भाई 6 cm, यहाँ देख सकते हैं 6 cm, और ये वाला तो 8 cm लिखा आपको दिख रहा है। तो तीसरे भुजा की लंबाई, तीसरे घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। अरे भाई ठीक है ना, तो अगर पिघला के बनाएंगे तो ऑफकोर्स वॉल्यूम बराबर होगा ना, तो मैं कह सकता हूँ कि 12 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस x का क्यूब, जो आपको निकालना है। ठीक है, तो आओ जरा देखें। ये 1728 होता है, माइनस कर लो 216, माइनस कर लो 512, और इसका आप क्यूबिक रूट निकाल दोगे तो ये तुम्हारा x के वैल्यू के बराबर है। अरे नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो आप अगर देखेंगे 5 और 2 7, 128 अगर कम कर दें तो यहाँ बचेगा 1000 का क्यूबिक रूट, और ये तुम्हारा x के बराबर है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं। हाँ, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण, अच्छा थीटा है, थीटा अपन 360 पाई 2 पाई आर होता है, तो 2 r के बदले व्यास लिख दिया, मतलब ये जो वैल्यू है वो r का फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर 3, आसान सवाल, फॉर्मूला नहीं पूछना था इसको। आपसे पूछा राम क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर कितना है, 19 में औसत स्कोर कितना है 65। तो आपसे बोलता है कि 20 पारी में टोटल अगर उसको 67 तक बढ़ाना है तो 20वें पारी में कितना खेलना चाहिए। तो आप बताओ 20वां पारी में कितना खेलना चाहिए, आप बता तो जरा। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इसको 2 से एवरेज बढ़ाना है तो ये अपना एवरेज तो लेगा ही, और प्लस 2 एवरेज बढ़ाना है 20 लोगों में, यानी 20 तो ना 40 और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 105 इस सवाल का आंसर है। तब जाके एवरेज क्या होगा 67 तक पहुंच पाएगा। कौन समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो आप देखिए जरा। अगर मैं इस नीचे वाले को सॉल्व करूँ, नीचे वाले को, तो आप जरा देखो कितना हो जाएगा। तो आप देखेंगे 1 - y प्लस वाई अपॉन 1 - y, इससे ये कट जाएगा, नहीं 1/1 - y बचेगा। क्लियर है, 1/1 - y बचेगा, यानी अगर ऊपर भेज दूं तो 1 इसके ऊपर देखो 1 है, तो इसको भेजेंगे ऊपर, तो ये बन जाएगा 1 - y। तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 - y, यानी कि 2 - y, यानी मैं लिख सकता हूँ 3y अपॉन 2 - y इज इक्वल टू 2। क्या मैं सही कर रहा हूँ, आगे देखो जरा। तो 3y इज इक्वल टू 4 - 2y, यानी जो 5y की वैल्यू 4 के बराबर है, यानी y की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 4/5 के बराबर है। ठीक है, आसान सवाल था, आप नीचे से शुरुआत करेंगे तो फटाफट सवाल सॉल्व हो जाती है। शेषफल ज्ञात करिए कब, जब इस संख्या को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किया, यहाँ बचेगा 1 की पावर 8 और यहाँ बचेगा -1, बोलिए ना, तो 1 + -1 यानी कि 0 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 24, एक मैदान इतना लंबा चौड़ा है तो उसके परिमाप इसके विकर्ण के लंबाई का कितना गुना है, आपको वो निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, पहले हम एक मैदान बना देते हैं आपके सामने। आप देखिए ये एक आयताकार रेक्टेंगुलर साइन हो गया, तो आपसे कह रहा है कि ये वाला है 150 मीटर और ये वाला है 80 मीटर। आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, तो अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 170। कैसे पता लग गया हमको, आप देखेंगे अगर 0 0 काटूंगा तो 8 15 और 17 का रेशियो बनता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं 80 150 और 170 हो जाएगा। इतना मीटर क्या हो गया विकर्ण की लंबाई हो गया। तो आपसे पूछते हैं इसका परिमाप विकर्ण की लंबाई का कितना गुना है, तो जो परिमाप है पहले वो निकालो। पेरीमीटर कितना हो जाएगा 150 और प्लस 80 230 गुना 2 यानी कि 460। ठीक है, तो आप बताओ 460 जो है वो 170 का कितना गुना है। आओ जरा काटते हैं, इसको इससे काटो, तो आप जरा देखो 46/17, 17 दूना 34, 100
20 बचेगा, डेसिमल लगाऊंगा तो 7 7 119 लगभग कितना हो जाएगा, 2.7 टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा कि निम्नलिखित आकृति में दो वृत्त हैं, बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो पी वाले पहले वृत्त की त्रिज्या है 25, यानी इसकी त्रिज्या जो आर है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर। दूसरे वाले की इसकी आर कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 सेंटीमीटर। अच्छा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, फिर से वही सवाल पूछ दिया ना। तो ए बी निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों वृत्त स्पर्श कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना हो जाएगा, 25 + 4 यानी कि 29। तो 29 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर। तो आपको 20 आंसर दिख रहा होगा, क्योंकि आपको पहले से मालूम है कि अगर ये 20 है, ये 21 है, तो ये 29 होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रिपलेट होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है, डिफरेंस कितना आएगा, 400। तो बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई होप हमने सारे सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आपको हर बात समझ में आई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लाइकिंग द वीडियो, सब्सक्राइबिंग द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, वंस अगेन।